नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बांग्लादेश में आम चुनाव हो गए। बहुत से लोगों को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव हो पाएगा। मोहम्मद यूनुस कोशिश करेगा चुनाव टालने की, लेकिन लगता है कि अमेरिका ने ऐसा होने नहीं दिया। पहले तो हम लोगों को ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान लेनी चाहिए कि मोहम्मद यूनुस को बिठाना हो, शेख हसीना को सत्ता से हटाना हो या ये चुनाव, ये तीनों अमेरिका का डीप स्टेट करवाया, उसी का काम है सब। वो जो चाहता था वो बांग्लादेश में हो रहा है। उसको एक ऐसी सरकार चाहिए थी बांग्लादेश में जो उसके हितों का ध्यान रखे, जो उसके स्ट्रेटेजिक हित जो है वो इस क्षेत्र में, हिंद महासागर में, उसका ध्यान रखे, उसमें मदद करे। शेख हसीना नहीं कर रही थी, इसलिए उनको सत्ता से बाहर जाना पड़ा। मोहम्मद यूनुस कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल चरणों में बिछा हुआ था। पूरी दुनिया देख रही थी कि ये गुलाम की तरह व्यवहार कर रहा है। तो अमेरिका को एक लेजिटिमेसी चाहिए थी कि एक चुनी हुई सरकार हो, जिसके बारे में कोई ये ना कहे कि ये इस पर दबाव डालकर या इसको जो है घुटने पर लाकर हम ये काम करवा रहे हैं। तो उसके लिए पहला काम क्या हुआ? अवामी लीग, जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि चुनाव नहीं लड़ सकते। किसी भी खेल में जो सबसे अच्छा खिलाड़ी है उसको अगर आप उस पर प्रतिबंध लगा दें, उसको बाहर कर दें, तो जाहिर है कि उस टीम का क्या हाल होगा ये समझ सकते हैं। यही हुआ बांग्लादेश में। अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया और दुनिया भर में इसकी आलोचना हुई, लेकिन किसी एक देश ने नहीं कहा कि इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है अगर अवामी लीग चुनाव नहीं लड़ रही है। तो चुनाव में केवल बीएनपी एकमात्र दूसरी राष्ट्रीय पार्टी है। आप इस बात को इस तरह से समझिए कि कल को भारत में चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो जाहिर है कि उसके बाद कांग्रेस की ही जीत होगी। अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने से हुआ ये कि वोटिंग परसेंटेज गिर गया, लेकिन फिर भी कितना भी वोटिंग परसेंटेज हो, असली मामला जो फर्स्ट पास द पोस्ट वाला सिस्टम है उसमें सीटों का होता है। तो बीएनपी 212 सीटें जीती है, यानी 2/3 बहुमत। दूसरे नंबर पर कौन आया? जमाते इस्लामी 68 सीटें जीती है और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 77 सीटें हैं। तो भारत के लिए बीएनपी का जीतना उतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है जितना जमाते इस्लामी का नंबर 2 पर आना। जमाते इस्लामी को ज़्यादातर सीटें वहाँ से मिली हैं जो भारत से लगी हुई सीमा है, वहाँ पर ख़ासतौर से 3 जिलों से, रंगपुर, सिलहट और खुलना संभाग जो है वहाँ से ज़्यादा सीटें मिली हैं। ये भारत के लिए चिंता की बात है। केवल यही नहीं, ये जमाते इस्लामी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले के चुनाव में जमाते इस्लामी को मैक्सिमम जो सीटें मिली थी वो 18, अब उसकी अकेले 68 है और सहयोगियों के साथ 77 सीटें हैं। और इसमें जो कैजुअलिटी हुई है, जिसको होना ही था, वो छात्र आंदोलन, उस छात्र आंदोलन से पैदा हुई पार्टी जिसका नाम था नेशनल सिटीजन पार्टी। जिन छात्रों ने तख्ता पलट में अग्रणी भूमिका निभाई, आंदोलन किया, उनको अब पता चला कि वो तो इस्तेमाल हो रहे थे। उनको टॉयलेट पेपर की तरह से इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। उनको कुल मिलाकर पूरे देश में केवल 6 सीटें मिली हैं। उनकी पूरी सरकार में कोई भूमिका नहीं होगी, उनकी संसद में कोई भूमिका नहीं होगी। अब सवाल यह है कि उनका आगे क्या होगा। तो ये तो बात की बात है। अभी जो परिस्थिति बनी है उसमें ये तय हो गया है कि बेगम खालिदा जिया के बेटे, जो बीएनपी के अब अध्यक्ष हैं, तारिक रहमान, वो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में तारिक रहमान और उनकी पार्टी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया था। प्रधानमंत्री ने जाने से मना कर दिया। मना कर दिया मतलब सीधे सीधे ये नहीं कहा कि नहीं आ रहे, बल्कि अपने प्रतिनिधि के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजने का फैसला किया। तो भारत ने बता दिया कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके बाद प्रधानमंत्री का वहाँ जाना वो जो है संभव नहीं है। अभी भारत देखेगा कि तारिक रहमान किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से सरकार चलाते हैं, किस तरह से भारत से संबंध स्थापित करते हैं। तो भारत और बांग्लादेश का संबंध कैसा होगा ये तारिक रहमान के एटीट्यूड पर, उनके व्यवहार पर निर्भर करेगा। लेकिन बीएनपी का जीतना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी खुशी की बात नहीं है। जब बांग्लादेश में 2 पार्टियां थी मुख्य तौर पर, अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जब 2 बेगमों की लड़ाई होती तो याद कीजिए बीएनपी की जब भी सरकार बनी
उसने हमारे यहाँ के जो आतंकवादी हैं, ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट के, उनको संरक्षण दिया, शरण दिया, हथियार दिया, पैसा दिया। और वो भारत से भागकर, जान बचाने के लिए जब भागते थे, जाकर बांग्लादेश में शरण लेते थे। शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद ये धीरे धीरे बंद हुआ, बल्कि भारत की एजेंसियों को वहाँ जाकर, ढाका और दूसरे इलाकों में जाकर बांग्लादेश के ऑपरेशन करने की छूट मिली और एक एक करके उन आतंकवादियों को, उन संगठनों को ख़त्म किया गया। और शेख हसीना ने कभी भारत के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनसे समझौता नहीं किया, उनका सौदा नहीं किया। वो चाहती तो बड़े आराम से अमेरिका जो चाहता था वो सब कर देती और सत्ता में बनी रहती, लेकिन उन्होंने भारत से संबंध को तरजीह दी। ऐसा नहीं है कि उनके रहते बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हुए। अब बात तुलनात्मक है, तब में अब में बहुत फ़र्क आ गया है। जिस तरह से 5 अगस्त को जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ और उनको भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी, उसके बाद से जो कुछ हुआ हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, उससे ज़्यादा शर्मनाक और उससे ज़्यादा हिंसक घटना रिसेंट इतिहास में मिलना मुश्किल है। अब सवाल ये है कि क्या तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये सिलसिला रुकेगा? भारत की नज़र इस पर सबसे ज़्यादा होगी। भारत की नज़र इस पर भी होगी कि चीन और बांग्लादेश के संबंध कैसे होते हैं। हमारे लिए जो स्ट्रेटजिक महत्व के स्थान हैं, जगह हैं, उन पर क्या रुख होता है बीएनपी का चीन को लेकर। चीन को यूनुस सरकार ने बुलावा दिया और लाल मुनीर हाट जो एयरपोर्ट है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल पास में है, हमारा जो सिलीगुड़ी गलियारा है उसके बिल्कुल पास में है। ये एयरबेस बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। उसके बाद से ये एक तरह से डिफंक्ट पड़ा हुआ। इसका पुनर्निर्माण चीन कर रहा है, तो जाहिर है चीन कोई भारत की मदद के लिए तो कर नहीं रहा है, भारत के ही खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कर रहा है। भारत इसकी काट के लिए बहुत सारे कदम उठा रहा है। जैसे सिलीगुड़ी गलियारा जो है, उसके आसपास सुरक्षा का ऐसा कवच तैयार किया गया है कि बांग्लादेश हो, चीन हो या पाकिस्तान हो, किसी की इधर देखने की हिम्मत ना हो। इसके अलावा जो नई योजना की घोषणा हुई है, 40 किलोमीटर की अंडरग्राउंड टनल बन रही है, जिसमें एक साथ 4 रेलवे ट्रैक होंगे, 4 रेलगाड़ियां एक साथ चल सकेंगी, यानी ट्रूप का मूवमेंट बहुत तेज़ होगा। तो इस तरह के बहुत से काम हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर बांग्लादेश में ऐसी सरकार होगी जो पाकिस्तान और चीन की गोद में खेलेगी, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट है वो और बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा, खर्च और बढ़ेगा, हमें ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, हमें ज़्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ेगी, तो हमारा खर्च उस दिशा में ज़्यादा बढ़ेगा। ये समस्या है। इसलिए सब कुछ निर्भर करेगा कि बीएनपी का रवैया क्या होता है, उसकी नई बांग्लादेश की नई सरकार का भारत के प्रति रवैया क्या होता है। दोस्ती का हाथ बढ़ाने का मतलब होगा चीन और पाकिस्तान से थोड़ी दूरी बनाकर रखना। इसका ये मतलब नहीं है कि बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान से अपनी दोस्ती ख़त्म कर देगा, ये कोई उम्मीद नहीं करता, भारत सरकार भी उम्मीद नहीं करती। लेकिन भारत के हितों के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की मदद या चीन और पाकिस्तान से हाथ मिलाएगा बांग्लादेश, तो फिर संबंध आगे नहीं बढ़ सकते, संबंध सुधर नहीं सकते। तो बांग्लादेश में ये जो चुनाव हुआ है, कहने को तो चुनाव हुआ है, लेकिन ये चुनाव का नाटक जैसा है कि आप जो नंबर 1 पार्टी थी उसको आपने चुनाव से बाहर कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो नंबर 2 की पार्टी का, क्योंकि 2 ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनमें से एक पर प्रतिबंध लग गया, तो दूसरी का जीतना बहुत स्वाभाविक था। और याद रखिए, तारिक रहमान 17 साल बाद अपनी माँ की बीमारी, जब वो क्रिटिकल कंडीशन में थी, तब लौट कर आए बांग्लादेश, और कुछ ही दिन बाद उनकी माँ का निधन हो गया और वो पार्टी के अध्यक्ष बन गए। उससे पहले विदेश रहकर वो कार्यकारी अध्यक्ष थे। तो ये है वंशवाद की राजनीति का नतीजा कि 17 साल से जो व्यक्ति अपने देश में ही नहीं रहा, वो व्यक्ति एक दिन आता है, पार्टी का अध्यक्ष बन जाता है और फिर चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। अगर खालिदा जिया के बेटे न होते तारिक रहमान, तो वो सांसद भी बन पाते, इसमें भी शक है। लेकिन वंशवाद की राजनीति इसी तरह के फायदे पहुंचाती है, इसी तरह का लाभ देती है। तो तारिक रहमान को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उनको बहुत बड़ा मैंडेट मिला है।
बांग्लादेश की जनता ने उनको स्वीकार किया है। दरअसल बीएनपी या तारिक रहमान के अलावा बांग्लादेश के मतदाताओं के सामने कोई विकल्प नहीं था। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि जमात इस्लामी बढ़ी जरूर है, लेकिन वो पहले लग रहा था जमात इस्लामी और जो नेशनल सिटीजन पार्टी है छात्रों की, जिन छात्रों ने आंदोलन किया था, ये दोनों मिलकर सत्ता में ना आ जाए। अगर ये दोनों मिलकर सत्ता में आ जाते तो भारत के लिए इससे बुरा और कुछ नहीं होता। तो हमारे सामने अच्छे और बुरे में चुनाव करने का नहीं है, बुरे और कम बुरे में, या कहें कि बहुत बुरे और उससे थोड़ा कम बुरे के बीच में चुनाव करने का विकल्प हमारे सामने है। बल्कि विकल्प क्या है, वो तो बांग्लादेश के मतदाताओं ने ही उस विकल्प को चुना है। अब हमें तय करना है कि इस विकल्प के साथ संबंध कैसे हों, और इस बात पर निर्भर करेगा कि तारिक रहमान का रवैया, उनकी सरकार का रवैया भारत के प्रति कैसा होता है। अगर वो भारत के दुश्मनों की मदद करते हैं, भारत के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाकर भारत के हितों के खिलाफ काम करते हैं, तो आप समझिए कि एक नया फ्रंट खुलने वाला है। जो बात कही जाती थी 2.5 फ्रंट की, वो 3.5 फ्रंट में बदल सकता है। बांग्लादेश से चूँकि हमारी सीमा लगती है, बहुत बड़ी सीमा लगती है, 4,000-4,500 किलोमीटर की करीब सीमा है। उस पर फेंसिंग का काम चल रहा है। ममता बनर्जी की रुकावट के कारण जो पश्चिम बंगाल से लगी हुई सीमा है, उसमें काफ़ी हद तक अभी जो है फेंसिंग पूरी नहीं हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने कि उनको टाइम लाइन दिया है कि इतने दिन में बीएसएफ को लैंड एक्वायर करके हैंडओवर की जाए, जिससे फेंसिंग का काम हो सके। तो अब वो समस्या तो दूर होने वाली है, बहुत जल्दी ही फेंसिंग पूरी हो जाएगी। अब सवाल ये है कि यूनुस के जाने के बाद, यूनुस बहुत बड़ी समस्या थी, और समस्या इसलिए और ज़्यादा थी, वो निर्वाचित जो है सरकार का मुखिया नहीं था, वो कठपुतली था अमेरिका के डीप स्टेट का, और उनके इशारे पर नाचता था। सवाल यह है कि तारिक रहमान भी क्या उसी रास्ते पर चलेंगे? क्योंकि देखिए, ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि तारिक रहमान अमेरिका के खिलाफ हो जाएंगे या चीन के खिलाफ हो जाएंगे, और मुझे लगता है पाकिस्तान के भी खिलाफ नहीं होंगे। लेकिन सवाल यह है कि दोस्ती का स्तर क्या होगा, लेवल क्या होगा, भारत के हितों के बारे में उनका रवैया क्या होगा। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ, सब कुछ निर्भर करेगा कि भारत के रणनीतिक हितों का वो ध्यान रखते हैं कि नहीं, उसके प्रति उनकी सेंसिटिविटी क्या होगी। इससे तय होगा भारत बांग्लादेश के संबंधों का भविष्य। लेकिन एक सवाल अभी भी अनुत्तरित रहेगा कि ये जो छात्र आंदोलन हुआ था, जिन्होंने तख्ता पलट करवाया, अब इनका भविष्य क्या है, या भविष्य में ये क्या करेंगे। तो ये नेपाल के जनजी के लिए एक सबक है। आपके आक्रोश के कारण सत्ता नहीं बदलती, आपको इस्तेमाल किया जाता है। बांग्लादेश में जो नेशनल सिटीजन्स पार्टी है छात्रों की, जिन्होंने आंदोलन किया, उनको इस्तेमाल किया गया लोगों को भड़काने के लिए, अवामी लीग की सत्ता को हटाने के लिए, शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए। और जब इस्तेमाल हुआ और ये इस उद्देश्य में वो सफल हो गए, तो उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई। तो जेन-ज़ी को, पूरी दुनिया में जेन-ज़ी को ये समझना चाहिए कि अगर वो सत्ता विरोधी कोई आंदोलन चलाते हैं तो उनसे चलवाया जा रहा है। ऐसी शक्तियां हैं जो उनका इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनको सोचना पड़ेगा क्या वो इस्तेमाल होने के लिए तैयार है, और इस्तेमाल होने के बाद उनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, कोई नहीं पूछने वाला, न बीएनपी पूछेगी, अवामी लीग तो एक तरह से राजनीति से ही बाहर हो गई है, यूनुस रहेंगे नहीं, तो सवाल यह है कि उनको कौन पूछेगा। जमात इस्लामी को अब उनकी ज़रूरत नहीं, जमात इस्लामी को भी। जमात इस्लामी का नंबर 2 की पार्टी बनना बांग्लादेश में, ये भारत के लिए बहुत बुरी खबर है। ये शुद्ध रूप से जो है भारत विरोधी और सांप्रदायिक पार्टी है, तो ये जितने आतंकवादी संगठन हैं उन सब का समर्थन करेगी। और बांग्लादेश की सरकार के लिए इनसे लड़ना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसी बातें करेंगे जो आम आवाम को लगे कि उनके हित की बात की जा रही है। और बीएनपी के लिए, ख़ासतौर से तारिक रहमान के लिए, जो बांग्लादेश में रहे ही नहीं हैं, बांग्लादेश के लोगों के मानस को उस तरह से समझते ही नहीं हैं, वो विदेश में रहे हैं, पश्चिम में रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता से ज़्यादा प्रभावित हैं। सवाल ये है कि क्या वो बांग्लादेश की संस्कृति को समझ पाएंगे और उसके अनुरूप आचरण कर पाएंगे।
क्या उनको ये दिखाई देगा कि उनका पड़ोसी देश जो भारत है उससे संबंध बेहतर करना बांग्लादेश के हित में है? अगर ये बात उनको समझ में आएगी तो संबंध बेहतर होंगे, नहीं आएगी तो फिर पता नहीं क्या होगा। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।